नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं आपके साथ डेली जुड़ता हूं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर एक शानदार सेशन लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। क्रैक यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सभी साथीगण मेरे साथ जुड़ेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आते रहें। बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर है। लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी मेगा ऑफर है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप ले रहे हैं तो 3 महीने का आपको फ्री है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 27 मंथ का फ्री यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आप केवल और केवल 24 महीने का ले रहे हैं। 3 महीना आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है और अजीत लाइव कोड यूज करने पर आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोग इसको जरूर देखें, अच्छे से पढ़ें। इस कोविड-19 के पीरियड में भी आप लोगों की शानदार तैयारी कराने का निर्णय आपके प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने लिया हुआ है, आपके भविष्य को संवारने का। तो आप लोग हमारे साथ अपना भविष्य जरूर बनाएं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात करता हूँ फतेह यूपी पीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। 11 AM ये टेस्ट चलता है एवरी संडे, जिसमें आप लोगों को एक रैंक पर 100%, 2 से 3 रैंक पर 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% स्कॉलरशिप मिलती है। इसका पैटर्न एकदम सिंपल है। जीएस के 150 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे हिंदी इंग्लिश में और 200 नंबर का यहाँ पर आपको ये एग्जाम होगा, यानी कि टेस्ट पेपर होगा। और ये ड्यूरेशन जो रहेगी 120 मिनट की, यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। साथ में यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 0.33% नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आप लोग ध्यान से इस टेस्ट को दीजिए। प्लस फीचर्स के साथ यदि आप हमारे जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर कवरेज ऑफ सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होती है, डाउट सेशंस आपके लगाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के लिए यहाँ पर डाउट सेशंस लगते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। हर कोई चाहता है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, कि कितनी तैयारी है, कैसे उसे पढ़ना है, क्या करना है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता चलेगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे यूपी एग्जाम्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, जहां पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाती है। शानदार गाइडेंस यहाँ पर आपको हमारे टॉप एजुकेटर के माध्यम से दी जाती है। बैचेस के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरु नेतृत्व यहाँ पर यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर फ्री टेस्ट है। उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये कराया जाता है। इसका टाइमिंग आपको बता दूं 8 PM और इसका डिस्कशन 8:30 बजे होता है, लेकिन ट्यूसडे में 7:30 बजे ये टेस्ट रहता है और 8 बजे इसका डिस्कशन होता है। हमारे टॉप एजुकेटर के माध्यम से यहाँ पर ये कराया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग इसके साथ जरूर जुड़ेंगे। ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में बता दूं, यूपी पीएससी मेंस ऑप्शनल कोर्स यहाँ पर पोल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री फरवरी 2021 से चल रहा है। प्रगति कंप्लीट कोर्स आप लोगों का यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का ये 7 जून से फ्री है, ये स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर आप अजीत लाइव कोड यूज करके अपना 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कितने परसेंट का? 10% का यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। देखिए, लक्ष्य यूपी पीसीएस 2022 यूपी पीएससी 2022 12 महीने का प्री और मेंस का है। 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही यूपी पीएससी प्री है, 9 जून से स्टार्ट हुआ है ये। यहाँ पर भी आप लोगों को टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। फायदा यह है कि एक कोर्स लेने पर आपको ऑल कोर्सेज ऑल एग्जाम्स में यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो आज ही हमारा कोर्स लें। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑलरेडी अजीत लाइव कोड यूज करके। एक महीने का देखिए 1400 का है, लेकिन जब आप अजीत लाइव कोड यूज करते हैं तो 1260 का है। 6 महीना, 3 महीना, 24 महीने, 12 महीने। देखिए, अगर आप 12 महीने का ले रहे हैं 2 महीने आपको फ्री मिल रहा है, 24 महीने पे 3 महीने फ्री मिल रहा है। यानी कि 12 महीने की मैं बात करूं तो 12 + 2 यानी कि 14 महीने आपका हो जाता है। कितने का हो रहा है ये डिस्काउंट के बाद? 6300 रुपए का। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। अगर आप लोग देखें कि पर मंथ कितना पड़ रहा है तो लगभग 450 रुपए का अप्रोक्स ये पर मंथ पड़ रहा है।
पर मंथ आपको 450 रुपए का पड़ रहा है, तो बहुत बड़ी रकम तो नहीं है आपके भविष्य के सामने। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ जरूर बनेंगे, जरूर तैयारी करेंगे, अच्छे से यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। तो शानदार तरीके से आप लोग पढ़ें, मेहनत करें और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करें। देखिए 4 टॉप कैटेगरीज के एजुकेटर के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। एमपी, पीसीएस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में शानदार तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही शानदार पीरियड यहाँ पर आपका होने वाला है। चलिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करते हैं आप लोगों का कि स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग जानते हैं माउंटबेटन योजना ये कब स्वीकार की गई थी, तो आप लोग कहेंगे सर 14 जून को। कब? 14 जून 1947 को स्वीकार कर ली गई। ठीक है, कब? 1947 को ये स्वीकार कर ली जाती है, सभी साथीगण जानते हैं। और ये भैया इसी के माध्यम से अगर आप लोग बात करेंगे सर इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे आचार्य जेबी कृपलानी। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। ये कब तक रहे थे, जल्दी जल्दी से बताइए। तो इन्होंने नवंबर 1947 में अपना इस्तीफा दिया। इनके बाद कौन बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो देश के राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद भैया अध्यक्ष बन जाते हैं। अब हमारा देश आजाद कब हुआ, आप कहेंगे सर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। अब यहाँ पर आजादी के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, जल्दी से बता दीजिए। देखिए स्वराज पार्टी के बारे में मैं बात करूंगा, 1923 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? सी आर दास। किसके द्वारा? सी आर दास, आप लोग याद रखेंगे, एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सर 1913 में ये कहां पर? अमेरिका में एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है, तो आप कहेंगे सर अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को। कौन सी? सैन फ्रांसिस्को। लिख रहे हैं ना आप लोग, सैन फ्रांसिस्को। उम्मीद है आप लोग जरूर लिखेंगे। और भैया कांग्रेस पार्टी की तो ये थे ही। इसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? इसकी स्थापना 1885 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो सभी साथीगण बताएंगे सर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। हिंदू अध्यक्ष भी पूछा जाएगा तो यही जवाब रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? देखिए सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार 1938 में बने और एक बार 1939 में बने। कब बने? 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार या गांधी जी के समर्थक पटाभी सितार मैया को हराया। ठीक है, और इन्होंने गांधी जी से अनबन होने के कारण नवंबर 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और भैया इन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग सभी जानते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। अब मैं बात करूं कि सर इसकी स्थापना का जो विचार था, ये विचार किसने दिया, इसकी स्थापना किसने की और इसका फिर से पुनर्गठन किसने किया, इसका फिर से पुनर्गठन किसने किया था, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। विचार आया था कैप्टन मोहन के अंदर। किसके? कैप्टन मोहन के मन में इसका विचार आया, लेकिन इसकी स्थापना 1942 में किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने भैया? रास बिहारी बोस। अब बात करें कि सर रास बिहारी बोस तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो यहां पर याद रखना कि सर 1943 में इसका पुनर्गठन सिंगापुर में किया गया। कहां पर? सिंगापुर में। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? जापान के टोक्यो शहर में। कहां पर? जापान के
टोक्यो में इसकी स्थापना हो जाती है। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। लेकिन भैया सिंगापुर में इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया, द्वारा से इसको पुनर्गठित किया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो आंसर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सुभाष चंद्र बोस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? कौन कौन मित्र बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए भैया, क्या इसका आप लोग आंसर देंगे? चलिए, बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। कौन कौन मित्र बताएंगे? हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए कि कौन सा गांव था? एक गांव हुआ करता था मोईरांग गांव। कौन सा गांव हुआ करता था? मोईरांग गांव। यहाँ पर भैया एक कर्नल थे। इन कर्नल के द्वारा, कौन से कर्नल थे? तो आप लोग बताएंगे शौकत उल्लाह। किसके द्वारा फैलाया गया था? शौकत उल्लाह के द्वारा। और इन्हीं के साथ थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये गांव कहां पर पड़ता है? ये एक गांव है। और ये गांव कहां पड़ता है? तो आप लोग कह देंगे सर ये गांव पड़ता है बेटा मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। उम्मीद है आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर है ये गांव? मणिपुर में। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाता है? सी आंसर आपका हो जाता है। अगले प्रश्न पर मैं चलूंगा। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम रहा हो, चाहे यूपीपीएससी का रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी का रहा हो, या एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी XYZ एग्जाम रहा हो, जो कॉम्पिटेटिव रहा हो, इसमें ये एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब, सर सैयद अहमद खान या अब्दुल कलाम आजाद। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी बताएंगे? अच्छा प्रश्न है, चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग कहेंगे सर बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, बदरुद्दीन तैयब कहां पर हुआ था अधिवेशन? मद्रास में। कहां पर? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब हुआ? तो आप कहेंगे सर ये 1887 में हुआ था। कहां पर? 1887 में तीसरा अधिवेशन था। यहां पर एक और पूछ लेगा कि सर अंग्रेज का बताइए कि प्रथम अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद अधिवेशन चल रहा था। कौन सा? इलाहाबाद अधिवेशन चल रहा था, जिसमें जॉर्ज यूले, कौन भैया? जॉर्ज यूले द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर यह अधिवेशन हुआ था 1888 में। ठीक है, सब समझ रहे हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो अब्दुल कलाम आजाद साहब का है। ये 1940 से लेकर 1945 तक भैया अध्यक्ष रहे थे। ये एक बार 1923 में भी बने। सबसे युवा थे ये, सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले थे अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर? 23 वर्ष की आयु के आसपास ये बने थे 1923 में। उसके बाद 1940 से 1945 तक ये रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो पहला अधिवेशन था 1885 में हुआ था। कहां पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहां पड़ता है? मुंबई में। ठीक है, पूना में होना तय था, लेकिन हैजा फैलने के कारण यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे मुंबई में, जिसमें 72 अनुयायियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने? 72 अनुयायियों ने, 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग कहेंगे इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। क्लियर है जी? ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले मैंने बताया है PM मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, DE वाचा या भैया SN बनर्जी। जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। अभी मैंने कुछ ही देर पहले इसका आंसर दिया है। तो आप कह देंगे सर व्योमेश चंद्र बनर्जी। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये DB वाचा, अगर DE वाचा है तो आप लोग कह सकते हैं DE वाचा या DB वाचा भी बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, तो घबराएंगे नहीं। DE वाचा लिख दिया या DE वाचा, दिनेश वाचा इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भैया कौन थे? तो ये सेकंड सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो आप लोग बताइए। बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। फाउंडर पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस?
देखिए जब हम लोग जानते हैं कि INU बना, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया, ठीक है जी। और यही संघ आगे चलकर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप ले लेता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये बेटा क्या करता है? रूप धारण करता है। समझ रहे हैं आप लोग? किसके कहने पर? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। सिंपल सी चीजें हैं, आप लोगों को बताना है। संस्थापक A.O. ह्यूम है। इनके बारे में पूछ लेता है ये कौन थे, तो ये पक्षी वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? पक्षी वैज्ञानिक थे। कौन थे जी? ये पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और ये अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज ICS अधिकारी थे। समझ रहे हैं आप लोग? ये कौन थे? अंग्रेज ICS अधिकारी थे। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? पहला महासचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए दादा भाई नौरोजी को आप सभी लोग जानते हैं, भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। सभी साथी जानते हैं भीष्म पितामह, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वृद्ध व्यक्ति। A.O. ह्यूम भैया इसका प्रथम महासचिव बना, दूसरा DB वाचा बना। क्लियर है जी? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग यहां पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905-6 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। अब हम यहां पर बात करेंगे महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो आप कहेंगे 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। NRI बन के आए थे। और ये आंदोलन हो रहा है 1905-1906 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो मैं आपके सामने डेली ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर हाजिर होता रहूंगा। आप लोग मेरी क्लासेज में जरूर आएं। उम्मीद है आप लोग आएंगे, मेहनत करेंगे और अपना भविष्य मेरे साथ जरूर बनाएंगे। जिन्होंने अभी तक यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरी डेली क्लासेस 10 AM पर हिस्ट्री होती है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। 6 PM पर आप लोगों के लिए मैं पॉलिटी की क्लास लेता हूँ, थ्योरी की। ये दोनों ही क्लासेस थ्योरी की क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को, जो मेरी यहाँ पर स्पेशल क्लासेस चल रही है। स्पेशल क्लासेस जो हैं, आप लोग ध्यान रखना कि मेरी स्पेशल क्लासेस एक GK GS की चलती है। GK GS मेरी यहाँ पर चल रही है 7:10 पर। आप लोगों के लिए ये स्पेशल क्लास है। उसके बाद पॉलिटी की प्रैक्टिस में आप लोगों को कराता हूँ 9 PM पर। तो आप लोग भैया स्पेशल क्लासेस में जरूर लाइव रहें, क्योंकि बहुत शानदार प्रैक्टिस यहाँ पर चलती है। और यहाँ पर भैया आप लोगों की थ्योरी की क्लासेस होती है। किसकी? थ्योरी की। तो जाते जाते आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका अपना अनअकैडमी है, तो आप लोग इसके साथ बने रहें, मेहनत करते रहें और आप हमारे सेशन को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।